Hello friends, Jai Hind. Welcome to Prep IAS, a one-stop solution for quality preparation material for UPSC Civil Services. दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का 6th लेक्चर है एंड इस सीरीज में हम जून 2020 से दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल को स्प्रेड कीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको टाइमली अवेलेबल रहें। एंड दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो पूछ सकते हैं एंड हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। इंडियन आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स फॉर मंथ ऑफ जून 20। लेट्स डिस्कस खुशीनगर। दोस्तों, ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। दोस्तों, ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक इंपॉर्टेंट बुद्ध तीर्थ स्थान है एंड ये बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है, ठीक है। और ये जगह क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था, मींस यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि ये महापरिनिर्वाणा क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा। एंड निर्वाणा क्या होता है? जब आप जन्म एंड मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो उस स्टेट को बोला जाता है निर्वाणा। तो इस जगह पे भगवान बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था। एंड अगर हम दूसरी साइट्स की बात करें जो कि इस सिटी में है, उनमें सबसे पहला है महापरिनिर्वाणा स्तूपा एंड दूसरा है टेम्पल। और इस टेम्पल की खास बात क्या है कि यहाँ पे 1500 साल पुरानी बुद्धा की लेटी हुई प्रतिमा है। दोस्तों, अगर मैं आपको फोटो में दिखाऊं तो देखिए, ये स्तूपा है, महापरिनिर्वाण स्तूपा, एंड दिस इज द टेम्पल। और यहाँ पे देखिए, ये भगवान बुद्धा की प्रतिमा है लेटे हुए। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मुक्त बंधन स्तूपा। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ये बुद्धा की क्रिमेशन साइट है। अब दोस्तों, इसको रामभर स्तूपा भी बोलते हैं। ये वो जगह है, मुक्त बंधन स्तूपा या फिर रामभर स्तूपा। अब दोस्तों, इस साइट को सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1877 में आइडेंटिफाई किया था। ये कौन थे? ये जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पहले डायरेक्टर जनरल है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके बारे में जानना। अब अगर हम भगवान बुद्धा की जीवनी से जुड़ी बाकी साइट्स को देखें तो लुम्बिनी वो क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ये बुद्धा का बर्थ प्लेस है। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बुद्धा एंड जैनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड जो प्लेस है वो बोध गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अटेंड किया था, ठीक है। अगली जो जगह है वो है सारनाथ। ये क्यों फेमस है? क्यों दोस्तों? क्योंकि एनलाइटनमेंट के बाद बुद्धा ने पहली बार अपना उपदेश यहीं पर दिया था। इसके बाद कपिल वस्तु, यहाँ पे बुद्धा का बचपन बीता था इस जगह पे। देन कौशाम्बी, यहाँ पे बुद्धा ने काफी अपने सरमन्स जिसको उपदेश बोलते हैं वो दिए थे। संघ के साथ, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब बुद्धा अपनी माता को उपदेश देने के लिए स्वर्ग में गए थे तो उपदेश देने के बाद वो इस जगह पे अवतरित हुए थे। इस जगह का नाम था सनकिसा। अगला है श्रावस्ती। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने यहाँ पे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया था ताकि जो उनके नॉन बिलीवर्स थे वो उनको इंप्रेस कर सके। अब दोस्तों, इस टॉपिक से हमें दो चीजें समझने को मिलती है। पहला कि बुद्धा इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज खुशीनगर। दोस्तों, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है टूरिज्म के ऊपर तो आप खुशीनगर का एग्जांपल दे सकते हैं कि हमें किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देना है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। आप एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, लेट्स डिस्कस अवर सेकंड टॉपिक, वो है अहोम किंगडम। ये दोस्तों क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो चाओलोंग सुकपा है जिसको कि अहोम किंगडम का फाउंडर माना जाता है, उनको रिसेंटली चाइनीज इन्वेडर के नाम पे रेफर किया गया था। इसलिए ये अहोम किंगडम एंड
चौलोंग सुकपा ये काफी न्यूज में थे। दोस्तों अहोम किंगडम 1228 से लेके 1824 के बीच में था, लगभग 600 ईयर्स तक ये चला। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो येलो से ये पोर्शन दिया हुआ ये अहोम किंगडम में आप देख सकते हैं कि मेनली इसमें असम का ही पार्ट शामिल है। अब दोस्तों अब क्वेश्चन होता है कि ये अहोम किंगडम के जो रूलर थे चोलोंग सुकपा, उनके बारे में थोड़ा हमको जानना होगा। ये 13th सेंचुरी के रूलर थे जिन्होंने अहोम किंगडम को स्थापना की थी और ये 6 सेंचुरी तक ये किंगडम चला था। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि इनका जो रूट्स है वो म्यांमार में था। दोस्तों आप जानते हैं कि असम के बगल में ही म्यांमार है, तो कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि म्यांमार से ये इंडिया में आए थे। और दोस्तों ग्रेटर असम या जिसको बोला जाता है बोर असम के ये आर्किटेक्ट थे और इन्होंने जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी एंड ट्राइब्स थी उनको असिमुलेट करने का काम किया था। एंड दोस्तों हर साल 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है इनके सम्मान में। दोस्तों ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 13 सेंचुरी की, तो 13 सेंचुरी में जो अहोम्स थे ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा वैली में माइग्रेट करते हैं। एंड 1253 में जो सुकपा है ये अपनी कैपिटल को स्टेब्लिश करते हैं। एंड इनका जो पतन हुआ वो पतन होता है 1826 में। और ये किस तरह से होगा दोस्तों, समय के साथ साथ काफी सारे इन्वेजन यहाँ पे होते हैं अहोम किंगडम में, मेनली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साउथ वेस्टर्न साइड से। उसके बाद मुगल्स ने भी इनको डिफीट किया था 1662 में। एंड पास में ही बर्मा था तो बर्मा से भी इन्वेजन हुआ था। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ यानडाबो ये 1826 में हुई थी ब्रिटिश एंड बर्मीज के बीच में। एंड इसमें डिसाइड हुआ था कि जो अहोम किंगडम होगा वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। तो दोस्तों 1826 में इस किंगडम का पतन हो गया था। दोस्तों अगर हम अहोम किंगडम में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों कुछ चीजें काफी प्रभावशाली हैं। सबसे पहला कि अहोम सोसाइटी क्लेन्स में डिवाइडेड थी, जिसको खेल्स के नाम से भी जाना जाता था। सेकंड वहां पे सेंसस का सिस्टम था। जी हाँ दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय भी लोगों की जनगणना होती थी और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया थे वहां से लोगों को ट्रांसफर किया जाता था लेस पॉपुलेटेड एरियाज में। इसके अलावा 17th सेंचुरी में यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ पे फोर्स्ड लेबर का सिस्टम भी अस्तित्व में था, जिसको कि वहां पे लोकल लैंग्वेज में पाइक्स के नाम से बोला जाता था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि अहोम किंगडम, और आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन कौन सी वहां पे चीजें होती थी। अब दोस्तों अगर हम देखें वहां की इकोनॉमी का, तो वहां पे देखिए राइस कल्टीवेशन के नए नए मेथड्स वहां पे अडॉप्ट किए थे। इसके अलावा वहां पे डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्रीज भी थी, होम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी थी, तो ये भी वहां की इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी। एंड अगर हम वहां के रिलीजन को देखें, कल्चर को देखें, तो ओरिजिनली ये जो अहोम लोग थे ये ट्राइबल गॉड्स को वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन जब वहां पे हिंदू किंग्स का आना स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ा हिंदुइज्म भी वहां पे अस्तित्व में आने लगा। बट ये जो अहोम्स थे इन्होंने कभी भी हिंदुइज्म को कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया, ये चीज आपको जाननी होगी। एंड ये आर्ट्स को काफी इंपॉर्टेंस देते थे। जो वहां पे स्कॉलर्स थे उनको लैंड ग्रांट मिलती थी। एंड जो थिएटर्स थे वो बनाए गए, उनको इंकरेज किया गया। काफी सारे जो हिस्टोरिकल वर्क्स होते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बुरानजीस, बुरानजीस, वो लिखे गए अहोम लैंग्वेज में। उसके बाद असम लैंग्वेज में भी इसको लिखा गया। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो नए और एडवांस एम्यूनेशन सिस्टम वहां पे थे, जैसे कि फायर आर्म्स, गन पाउडर, कैनन्स, इन सब का यूज वहां पे होता था। तो एक काफी विकसित ये साम्राज्य था दोस्तों। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जो है राजा परबा। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार काफी इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए। ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। अगर हम इतना भी जान लेते हैं तो हमारे लिए काफी है कि राज परबा उड़ीसा में मनाया जाता है। थोड़ा सा हम इसके डिटेल के बारे में देखेंगे कि ये किस चीज के लिए। दोस्तों ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है और ये किसको डेडिकेट किया जाएगा, मदर अर्थ, जिसको बोला जाता है भूमा देवी, मतलब भूमि के सम्मान में होता है। एंड वुमनहुड, मतलब मदर अर्थ एंड वुमनहुड के सम्मान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों ये फेस्टिवल 3 दिन चलता है। पहले दिन को बोलते हैं पहली राजा, सेकंड को बोलते हैं मिथुना संक्रांति,
एंड थर्ड को बोलते हैं बासी राजा। तो ये तीन जो डे हैं इनके अलग अलग नाम हैं। और इस दिन, इस पर्व के दौरान जो उड़िया लोग होते हैं वो किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या फिर टिलिंग एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करते हैं। एंड दोस्तों ये जो फेस्टिवल है ये एंड ऑफ समर सीजन एंड अराइवल ऑफ मानसून से भी संबंधित है। दोस्तों भारत में मैक्सिमम जितने फेस्टिवल्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध एग्रीकल्चर से अवश्य होता है और वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप राज पर्व क्या है, किस स्टेट में मनाया जाता है, ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ताला मड्डले। दोस्तों इस बार आई होप ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले प्रीलिम्स में कि ताला मड्डले क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों देखिए, ये जो फोटो है ये ताला मड्डले का है एंड ये नीचे वाला जो फोटो है ये किसका है, ये यक्ष गणा का है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों ताला मड्डले न्यूज में क्यों था कि अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान जो ताला मड्डले की परफॉर्मेंस होती है उसको सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, इसलिए ये न्यूज में था। तो दोस्तों हमें इसको अच्छे से कवर करना होगा। अब दोस्तों ये है क्या, ये एक एंशियंट फॉर्म है, ठीक है, किस चीज की, परफॉर्मेंस की। और इसमें क्या होगा, डायलॉग एंड डिबेट्स होते हैं। तो मतलब पहली चीज ये एंशियंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस है, इसमें डायलॉग या फिर डिबेट परफॉर्मेंस होती है। और ये कहां पे अस्तित्व में है, कर्नाटका एंड केरला में। तो दोस्तों ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों इसमें देखिए होता क्या है कि जो इस एरिया की जो पॉपुलर माइथोलॉजी है उसके आधार पे यहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू डिबेट होता है, मतलब जो वाद विवाद होगा। और इसमें सरकाज्म, पंस, फिलोसॉफी पोजीशंस, ह्यूमर, मतलब जैसे कि मजाकिया कुछ फिलोसॉफिकल पोजीशंस ली जाएगी, कुछ हास्य वाली बातें की जाती है। तो ये एक टिपिकल ये एक डिबेट, एक डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग वाली परफॉर्मेंस होती है। अब दोस्तों इसको यक्ष गणा से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो तला मड्डले होता है उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो कोई किसी तरह की कॉस्ट्यूम नहीं पहनते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों कि देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, यह है यक्ष गणा, जबकि तला मड्डले में ऐसी कोई कॉस्ट्यूम ये लोग नहीं पहनते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या हुआ कि मेनली जो ऑडिटरी स्किल्स होती हैं वही दिखाई जाती हैं। एंड दोस्तों म्यूजिक दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। बट अगर हम तला मंडले की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का डांस या फिर कॉस्ट्यूम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ड्रामा, जो थिएटर होता है उसमें तीन चीजें होती है, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। तो दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक नहीं है, यहाँ पे डांस नहीं है, यहाँ पे केवल आपका ड्रामा है, यहाँ पे कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक आर्ट फॉर्म है माइनस डांस, कॉस्ट्यूम एंड स्टेज कन्वेंशन। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड यक्षगणा एंड तला मंडले में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात करेंगे यक्षगणा की। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला कि ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट थिएटर है। दोस्तों पर्दे पे जो दिखाया जाता है, आप जानते होंगे जो थिएटर होते हैं वहां पे इसको परफॉर्म किया जाएगा। ये आंध्रा एंड कर्नाटका में काफी फेमस है। और अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन कहां पर है, विजयनगर एम्पायर में इसका ओरिजिन है। और शुरुआत में जो कम्युनिटी इससे एसोसिएटेड थी वो कौन सी थी, जक्कुला वारू। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड दोस्तों शुरुआत में ये लार्जली डांस ड्रामा परफॉर्मेंस थी जो कि सिंगल आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। बट समय के साथ इसमें चेंजेस आए, अब ये एक टिपिकल डांस ड्रामा हो चुका है। मतलब इसमें आपको डांस देखने को मिलेगा, इसमें आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, इसमें आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा, कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम देखें कि यक्षगणा के पॉपुलर वेरिएंट कौन से हो सकते हैं दोस्तों, इसको महाराष्ट्र में ललिता इसका वेरिएंट है, गुजरात में भवई इसका वेरिएंट है, नेपाल में गंधर्व गणा यक्षगणा का ही वेरिएंट होता है। अब दोस्तों अगर हम पॉपुलर प्लेस की बात करें तो उसमें गरुड़ाचलम है, कृष्ण हिरमानी है एंड सुग्रीवा विजयम है। तो दोस्तों आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए और इन सबको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों ये जो थिएटर होता है, इस थिएटर में क्या चीजें शामिल होती हैं, सबसे पहला म्यूजिक, उसके बाद डांस
एंड एक्टिंग, ये तीन चीजें एक थिएटर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम यक्ष गणा की बात करें तो हमको ये तीनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। बट अगर हम तला मंडली की बात करें तो वहां पे हमें म्यूजिक देखने को मिलेगा, हमें एक्टिंग देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे कन्वर्सेशन होता है, बट डांस आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा और कॉस्ट्यूम्स भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों देखिए, क्लासिकल डांस एंड थिएटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो अगर जो हमारा संगीत नाटक अकेडमी है उसने भारत में 8 डांसेस को क्लासिकल डांस बताया हुआ है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये 8 क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं। एंड दोस्तों इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 9 क्लासिकल डांसेस को बताया हुआ है। तो दोस्तों ये 9th डांस कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किलाड़ी एक्सकेवेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये अब मैंने फोटो दिखाई हुई है, देखिए एकदम से स्क्वायर शेप में यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। एंड इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। ये है क्या दोस्तों, अब ये आपको तमिलनाडु में ये एक्सकेवेशन हुए हैं। एंड इन एक्सकेवेशन में क्या पता चला है कि संगम एरा में एक अर्बन सिविलाइजेशन यहाँ पे अस्तित्व में थी, रिवर वेगई के किनारे। तो दोस्तों देखिए, अब यूपीएससी में क्या होता है कि आपको कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, तो यहाँ पे संगम एरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगम एरा के बारे में। इसके अलावा रिवर वेगई, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी में या फिर मैप में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए आप तैयार कीजिए संगम एरा एंड रिवर वेगई को भी आपको तैयार करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये सजेस्ट हुआ है कि यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन मौजूद थी। दोस्तों फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड कौन सा था, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और सेकंड अर्बनाइजेशन कहां पे बताई जा रही है, वेगई प्लेन्स में। और ये टाइम पीरियड कौन सा है, 6th सेंचुरी बीसी, मतलब ये लोग काफी एडवांस में थे। और दोस्तों इस समय अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हमारे यहाँ पे आयरन एज उस समय चल रही थी, है ना। और इस समय जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट की जो फिलोसॉफीज थी वो भी काफी अस्तित्व में थी। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों इस एक्सकेवेशन में काफी क्रूशियल एविडेंस मिले हैं जिसके माध्यम से हम आयरन एज जो कि 12th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी बीसी के बीच में मौजूद थी, एंड जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी, उसके बीच के जो मिसिंग लिंक्स हैं उसको हम समझ सकते हैं इस एक्सकेवेशन के द्वारा। यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि ये सोसाइटी काफी लिटरेट सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पे तमिल ब्राह्मी लेटर्स मिले हैं और उनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो टाइम पीरियड निकला है 580 बीसी, मतलब ये 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। अब दोस्तों ये जो संगम पीरियड होता है ये कब का माना जाता है, ये 3rd सेंचुरी बीसी से लेके ये 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के बीच का पीरियड संगम एरा के नाम से जाना जाएगा। मेनली ये साउथ इंडिया में अस्तित्व में था। एंड उस समय जो वहां के रूलर थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया वो कौन थे, वो थे पांड्या रूलर्स। दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए पांड्या रूलर्स, और ये कहां पे थे, ये थे मदुरई में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस एक्सकेवेशन में जो चीजें देखने को मिलेंगी उसमें ये भी समझ में आया है कि एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर काफी प्रोमिनेंट था वहां पे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई था। एंड कुछ ग्राफिटी मार्क्स भी मिले हैं जो कि जो अर्दन वेयर हैं या केव्स हैं वहां पे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किलाड़ी एक्सकेवेशन से हमें सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिली है जो कि काफी एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उन लोगों का। अब दोस्तों ये जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है ये एक तरह की ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जिसको तमिल शुरुआत में यूज करते थे, और बाद में जो ग्रंथा स्क्रिप्ट थी जिससे कि अभी मॉडर्न तमिल लैंग्वेज डिराइव की जाती है वो भी इसी का पार्ट है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था वेगई रिवर के बारे में, दोस्तों ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है और कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप अच्छे से नोट्स बनाइए। एंड ये कहां से ओरिजिनेट होती है, वरुसनाडु हिल्स, ये कहां पर है, तमिलनाडु में, ये वहां से ओरिजिनेट होती है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है
कोडुमनल एक्सकेवेशन ये क्यों न्यूज में था दोस्तों? आप देखिए, ये पूरा मेगालिथ है। मेगालिथ मतलब ये ऐसी सभ्यता थी जहां पे लोग पत्थरों का ज्यादा यूज करते थे। आप देखिए बड़े बड़े पत्थर यूज किए गए हैं। एंड ये जो बीच में है ये क्या है? ये एक तरह का, यहाँ पे लोग जो शव होते थे उनको गाड़ते थे और फिर उसके चारों तरफ पत्थर से उसको कवर कर देते थे। इसको बोला जाता था मेगालिथ, है ना दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिला है कि ये सबसे पहले तो चेन्नई का है दोस्तों, ठीक है? तो जो कोडू मनल एक्सकेवेशन है वो चेन्नई में हुए हैं। एंड यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर के बरियल रिचुअल्स एंड जो उनका आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था उस पर रोशनी डाली गई है दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ क्या होता है दोस्तों? ये जो हमारे पुराने लोग थे इनका ऐसा मानना था कि आदमी की मृत्यु के बाद भी उसका एक जीवन होता है। तो जब वो उसको दफनाते थे तो उसके साथ में कुछ उसकी पसंद की चीजें वहां पे डाल देंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई चावल हो गया, गेहूं हो गया, या उसको उसके कुछ ज्वेलरी हो गई जो उसके दूसरे जीवन में उसके काम में आए। इन सब चीजों को वो उस शव के साथ डाल देते थे और इसी को बोला जाता था कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। और दोस्तों इस एक्सकेवेशन में ये भी देखने को मिला है कि 5th सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी बीसी के बीच में ये जो साइट थी चेन्नई की, ये ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर थी। एंड और दोस्तों अगर हम बात करें मेगालिथिक मेगालिथी, तो ये पूरे भारत में पाए जाते हैं, बट मेनली आप इसको महाराष्ट्र में देखेंगे, ठीक है? आप महाराष्ट्र में देखेंगे, तेलंगाना में देखेंगे, केरला में देखेंगे, कर्नाटका में देखेंगे, स्पेशली साउथ इंडिया में। एंड दोस्तों अगर हम आज की डेट में बात करें तो कुछ लिविंग मेगालिथिक कल्चर आज भी प्रेजेंट है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में गोंड्स, और अगर मेघालय की बात करें तो वहां पे जो खासी जो वहां की ट्राइब्स होती है वो भी एक लिविंग मेगालिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी या डाउट हो, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिजोल्व कर दूंगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वो क्या है? इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों आप जानते हैं कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और ये भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है वर्ल्ड में। और दोस्तों 21 जून वैसे भी क्यों फेमस है? क्योंकि इस दिन समर सोल्स्टिस होता है। अब दोस्तों 2014 में यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके 69th सेशन में इसको पास किया गया था। एंड पहली बार इंटरनेशनल योगा डे हमने 21 जून 2015 को मनाया है। और दोस्तों इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। मतलब जो कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेजर को आप पालन करें, इसलिए इसका टाइटल भी रोमांचक था, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अब दोस्तों थोड़ा सा हमें योगा के बारे में जानना होगा कि ये योगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था। ये एक एंशियंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एंड ये जो वर्ड है योगा, ये संस्कृत के वर्ड युज से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? ज्वाइन और टू यूनाइट, मतलब सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। मतलब आपकी चेतना, आपका शरीर और आपकी चेतना का यूनियन, उसको योगा के द्वारा अचीव किया जाता है। और दोस्तों जो हमारे संत थे पतंजलि, उनका नाम जुड़ा हुआ है योगा से। एक्चुअली योगा हमारे यहाँ शुरू से ही है, बट संत पतंजलि का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने पहली बार योगा की जो प्रैक्टिसेस थी उनको सिस्टमाइज किया, उनको कोडिफाई किया, ठीक है, कि किस तरह से हमें योगा परफॉर्म करना चाहिए। अब दोस्तों संत पतंजलि ने कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योगा भी दिया था, मतलब 8 लिम्स ऑफ योगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या लिम्स होते हैं योगा के। सबसे पहला यमा, फिर नियमा, फिर आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धरना, ध्याना एंड समाधि। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनको याद कीजिए कि कौन कौन से 8 अंग होते हैं योगा के। अब दोस्तों ये जो है ये योगा इंटरनेशनल योगा डे का सिंबल है। दोस्तों इसमें देखिए काफी सारी चीजें जो हमें समझनी होगी। ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं ये रिप्रेजेंट करती है नेचर को, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर की लीव है ये रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, ठीक है। आप देखिए ये ब्लू कलर में आदमी को बताया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में मौजूद पानी को, वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है दोस्तों। ये जो येलो होलो बताया हुआ ये क्या? ये हमारा फायर एलिमेंट है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको सबसे
उच्च स्थान दिया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी फायर एलिमेंट। इसके अलावा ये जो ज्वाइन हैंड है, ये जिस तरह से दो हैंड्स को ज्वाइन किया हुआ, ये बताता है यूनियन। किस चीज का यूनियन? हमारी बॉडी एंड हमारी कॉन्शियसनेस का यूनियन। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये ग्लोब क्या दिखाया हुआ है, ये वननेस की, ये पूरी पृथ्वी एक है। तो दोस्तों काफी सारे एलिमेंट हैं इस लोगों में, एंड इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पुरंदरा दासा के बारे में। एंड ये क्यों न्यूज में था दोस्तों? क्योंकि इनकी जन्म स्थली को लेके काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज में था। दोस्तों पुरंदरा दासा एक संत थे जो कि हरिदासा ट्रेडिशन से संबंध रखते थे। एंड इससे पहले ये रिच मर्चेंट हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीनिवासा नायका। ठीक है, इनके गुरु का नाम था श्री व्यास तीर्था। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि पुरंदर दासा के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए या उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसके बारे में आप बताइए। तो इसलिए हमें ये अच्छे से समझना होगा। एंड दोस्तों ये जो श्री व्यास तीर्था थे, ये माधव गुरु थे एंड विजयनगर किंगडम के राजगुरु भी हुआ करते थे। इन्होंने ही इनका नाम दिया था पुरंदरा दासा। दोस्तों अगर हम देखें कि दासा का मतलब क्या होता है, तो सर्वेंट ऑफ गॉड, जो कि नाम से समझ में आ रहा है। एंड इन्होंने जो अपनी राइटिंग, जो कृतिज वगैरह लिखा करते थे, उसमें ये अपना नाम क्या लिखते थे? पुरंदरा विठला। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि इनका बर्थ प्लेस मलनाड में है, कर्नाटका में, क्योंकि ये जो नायका होते हैं ये वहीं पे लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं जो कि रिच मर्चेंट हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि इनका जन्म मलनाड कर्नाटका में हुआ था। बट कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो भी हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो इन पुरंदर दासा को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी बोला जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इन्होंने राग, माया, माला व गोला जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तकरीबन 5 लाख सॉन्ग इन्होंने कंपोज किए, कन्नड़ा में भी, संस्कृत में भी, है ना। और जो श्री त्यागराजा थे, जो कि काफी आपको सुनने को मिलता है, वो इनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना। और जो पुरंदरा का जो बचा हुआ काम था, वो त्यागराजा ने ही कंप्लीट किया था। दोस्तों ये एक 14th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, इन्होंने जो आम आदमी की वर्शिप प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई किया था। इन्होंने ये चीज सुनिश्चित की कि म्यूजिक सब लोगों को अवेलेबल हो, क्योंकि दोस्तों उस समय तक मेनली म्यूजिक संस्कृत में ही होता था, एंड संस्कृत अपर क्लास की लैंग्वेज होती थी। तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज किया, एंड ताकि जो सभी लोग थे उनको म्यूजिक एक्सेसिबल हो जाए और वो आसान प्रोसेस के माध्यम से अपनी भक्ति कर सकें। और दोस्तों जो इनके गुरु थे श्री व्यास तीर्था, उन्होंने इनके लिए क्या वर्ड यूज किया था? दसारेंदरे पुरांदरा दसारैया। इसका मतलब क्या होता है? अमंग द डिवोटीज ऑफ हरि पुरंदरा दास इज द ग्रेटेस्ट। तो दोस्तों ये काफी इसमें कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, और इनमें से किसी भी कीवर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जो कंफ्यूजन क्या है कि जो पुरंदरा के नाम से पुरंदरगढ़, ये महाराष्ट्र में एक जगह है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, और कुछ लोग बोलते हैं कि मलनाड में, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये वैष्णव ट्रेडिशन से इनका संबंध था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी होगी। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मलाबार रिबेलियन, या इसको मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं। ये विद्रोह हुआ था 1921 में। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी 2021 में इसकी 100 जो है वो एनिवर्सरी आने वाली है। एंड ये एक तरह की आर्म्ड रिवोल्ट थी मपीला मुस्लिम के द्वारा। ये केरला के रहने वाले थे, और दोस्तों किसके अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया था? जो वहां की ब्रिटिश अथॉरिटी थी और वहां के हिंदू लैंडलॉर्ड थे। दोस्तों एक्चुअली केरला के इस एरिया में जितने भी लैंडलॉर्ड थे वो हिंदू थे, है ना, और उसके ऊपर थी ब्रिटिश अथॉरिटी, और इन लोगों का काफी वहां पे शोषण होता था। तो उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। एंड ये साउथ इंडिया में नेशनलिस्ट अपराइजिंग का एक वन ऑफ द फर्स्ट केस में इसको शामिल किया जाता है। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि 1921 इस समय पूरे भारत में खिलाफत या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, जो कि महात्मा गांधी ने उसको लीड किया था। अब दोस्तों ये मोपला क्या थे? ये मुस्लिम थे।
टीनेंट थे या कल्टीवेटर थे, और उस समय जो मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स थे वो अपर कास्ट हिंदू हुआ करते थे। एंड दोस्तों इससे पहले जब वहां पे हैदर अली या टीपू सुल्तान का जब वहां पे राज चलता था, तो मोपला की स्टेटस काफी ज्यादा था। ठीक है, जो वहां के हिंदू लैंडलॉर्ड्स तब भी थे, बट उनसे भी अच्छा स्टेटस मोपला का था। बट जब हैदर अली टीपू सुल्तान को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों ने हरा दिया, तो ये पूरा एरिया ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया। और फिर उस समय क्या हुआ कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनका डोमिनेशन फिर से वहां पे स्टेब्लिश हो गया, और इस स्थिति में जो मोपलास थे इनकी स्थिति काफी गिर गई थी। तो इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और इसके काफी सारे रीजन थे। फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट था, एग्रेरियन डिस्कंटेंट था, वो आप सबने पढ़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों इस समय देखिए, ये आंदोलन इतना फेमस हो गया था कि 1920 में महात्मा गांधी एंड जो शौकत अली थे, जो कि खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो कैलिकट आए थे। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट उन्होंने स्प्रेड किया था। एंड बाद में 1921 में जो ये मोपलास थे, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना सपोर्ट भी दिया था। तो दोस्तों ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी होंगी। बहुत सारे लिंक इसमें इंटरकनेक्टेड हैं। तो दोस्तों हमें मोपला रिबेलियन पढ़ना होगा, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना होगा। दोस्तों इसका जो इमीडिएट कॉज क्या था कि जो खिलाफत लीडर था अली मुसालियार, उनको अरेस्ट कर लिया गया था अगस्त 1921 में। तो ये इमीडिएट कॉज बना। और दोस्तों मपिला का जो लीडर थे, जो लीडरशिप थी, वो किसकी थी? वरियम कुन्नत कुंजामद हाजी, वी के खाजी। ये भी नाम काफी फेमस है, हम आगे स्लाइड में इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड दोस्तों इस रिबेलियन के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी होगी कि एक गुरिल्ला टाइप का अटैक था, और दूसरा इसमें इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। जो उनकी टेरिटरी थी उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था 1921 में। और उसका जो हेड थे, जो रूलर थे, वो कौन थे? हाजी। यही जो वी के हाजी थे वो उसके हेड बन गए थे, और लगभग 6 महीने तक ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा। यहाँ पे पैरेलल खिलाफत रिजाइम चली थी। ठीक है, इनका खुद का पासपोर्ट, करेंसी एंड टैक्सेशन का सिस्टम इन्होंने लागू किया था। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। अब दोस्तों इसमें एक चीज और है जो हमें देखनी होगी, वो है वेगन ट्रेजेडी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेगन ट्रेजेडी किस चीज से संबंधित है। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि लगभग 60 के आसपास जो मपिला प्रिजनर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी वेगन में। जो रेलवे का वेगन होता है, डिब्बा, इसलिए हमें इस चीज को भी समझना होगा कि वेगन ट्रेजेडी का संबंध मलाबार रिबेलियन से है। अब दोस्तों वी के हाजी का नाम काफी आया है, तो थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये 1870 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक बहादुर फ्रीडम फाइटर थे, एंड आर्ट्स के काफी शौकीन थे, और इन्होंने आर्ट्स को यूज किया कि किस तरह से हम लोकल्स को जो है आप अपनी साइड में करें। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्ष में थे। तो ये कुछ इनके बारे में चीजें हैं जो हमें जाननी होगी। अब दोस्तों अगली जो चीज है जो हमें समझनी होगी वो क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019। दोस्तों इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 2019 में हमारी रैंक है 34th, 18 में रैंक थी 40, मतलब 6 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों ये रिपोर्ट हर 2 साल पब्लिश की जाती है। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा टूरिज्म के बारे में देखें, तो 2018 में हमारे जीडीपी का 9.2% इस सेक्टर से कंट्रीब्यूट होता है। लगभग 42 मिलियन जॉब्स इस सेक्टर से मिलती है, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8.1% है। एंड बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, लगभग 1 करोड़, जो कि पिछले साल आए हैं। एंड दोस्तों इस इंडेक्स में 4 चीजों पे फोकस किया जाता है: इनेबलिंग एनवायरमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों अगर टूरिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो आप मेंस में इस इंडेक्स को कोट कर सकते हैं, एंड इन चारों चीजों को भी आप वहां पे लिख सकते हैं कि हमें इन 4 पे ध्यान देना होगा ताकि हमारा जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो सके। तो दोस्तों इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस में लिंक करना होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसी ना किसी वजह से हर साल न्यूज में रहता है। दोस्तों ये जो एएसआई है, इसको 1861 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों हमने अभी पहले स्लाइड में देखा इनके बारे में। ये पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, और इनको
फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। एंड दोस्तों ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अटैच्ड ऑफिस होता है। अब दोस्तों आपने बहुत सी बार देखा होगा कि अटैच्ड ऑफिस है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के साथ एक ऑफिस को अटैच किया जाता है और इनकी जिम्मेदारी क्या होगी कि मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होगा वो एक अटैच्ड ऑफिस प्रोवाइड कराएगा। मतलब इसका जो काम होता है थोड़ा टेक्निकल होता है, ठीक है। ये टेक्निकल नॉलेज की रिपोजिटरी होती है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे उसके बारे में ये ऑफिस अपनी एडवाइस देता है। तो दोस्तों ये सब फंक्शंस होते हैं एक अटैच्ड ऑफिस के। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और इसका काम क्या है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च आप कीजिए, साथ ही साथ जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कंजर्व कीजिए, उनको प्रिजर्व कीजिए। जैसे कि जो फंक्शंस क्या है, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, मेंटेनेंस, आर्कियोलॉजिकल साइट, म्यूजियम्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, तो ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे आइकॉनिक साइट्स की। ये बजट 2021 में इसको प्रपोज किया गया था एंड इसमें 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने की बात हुई थी। इनको आइकॉनिक साइट बनाया जाएगा, साथ में वहां पे ऑन साइट म्यूजियम भी होगा जो कि अगले 3 सालों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें 5 म्यूजियम प्रपोज किए गए। पहला राखीगृही, हस्तिनापुर, धोलावीरा, शिवसागर एंड अदी चन्नालुर। तो दोस्तों ये पांचों साइट आपको इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगला जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे आइकॉनिक साइट्स इनिशिएटिव, और इसी इनिशिएटिव के अंदर वो 5 साइट्स बनाई गई हैं। इसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और इस स्कीम में गवर्नमेंट 17 आइकॉनिक साइट डेवलप करेगी जहां पे वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन होगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इसको एज ए रोल मॉडल बनाया जाएगा। और ये 17 साइट कौन सी है? जैसे कि ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अजंता, एलोरा एक्सेट्रा। दोस्तों आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए और ये जो 17 साइट्स हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जो दूसरी स्कीम है वो क्या है? हृदय। ये भी काफी न्यूज में रहती है, अभी तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बट आपसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारी हेरिटेज सिटी है उनके यूनिक कैरेक्टर को प्रिजर्व किया जाए, उसको रिवाइटल किया जाए, मतलब उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही से और उसको इंप्रूव किया जाए। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसमें 12 सिटी को चूज किया गया था। उसमें अजमेर, अमरावती, बदामी, गया, मथुरा एक्सेट्रा, ये पूरी की पूरी 12 सिटीज थी। हालांकि अभी तो इस योजना को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इस योजना को मर्ज कर दिया गया प्रसाद योजना के अंतर्गत। इसका मतलब क्या होता है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो दोस्तों इसमें देखिए हेरिटेज का भी एलिमेंट जोड़ दिया गया है। पहले इसमें हेरिटेज नहीं था, पहले ये क्या थी? PRASAD, ये प्रसाद थी, अब इसमें हो गई प्रसाद, ठीक है। तो इसमें हेरिटेज का एलिमेंट जोड़ दिया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, जो हमारे तीर्थ स्थान है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कीजिए, उनको ब्यूटीफाई कीजिए ताकि काफी ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आ सके। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। तो दोस्तों ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्कीम, उसकी फुल फॉर्म, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड कौन सी मिनिस्ट्री उसमें रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों ऐसे ही अगली जो स्कीम थी वो क्या है? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाया गया है और इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, मतलब वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। और जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी 3 मिनिस्ट्री भी है जो कि यहाँ पे सहयोग करेंगी, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट, कल्चर, टूरिज्म, इन सब का भी यहाँ पे सहयोग होगा। अब दोस्तों अगली स्कीम है अडॉप्ट अ हेरिटेज। दोस्तों नाम से लग रहा है कि किसी साइट को अडॉप्ट किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का यूनिक वेंचर है और साथ में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शामिल है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो किसी मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट कर लेंगी और उसमें जो उसकी फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आए।
और दोस्तों ये एक नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पे एजेंसी को बोला जाएगा मोन्यूमेंट मित्रा, मतलब जिस भी एजेंसी को हेरिटेज साइट दी जाएगी उस एजेंसी को मोन्यूमेंट मित्रा के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि मोन्यूमेंट मित्रा क्यों न्यूज में था, ये किस स्कीम से संबंधित है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जब आप किसी एजेंसी को सेलेक्ट करेंगे तो आप उसकी फाइनेंशियल बिड नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी विजन बिड, मतलब उसका विजन क्या है उस साइट को लेके, उसके बेसिस पे आप इस एजेंसी को अवार्ड करेंगे। अब दोस्तों अगली स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है ये मैंने आपको इकोनॉमी वाले अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। दोस्तों ये थीम बेस्ड के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका बुद्धिस्ट सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, आपका इको सर्किट है। दोस्तों थीम के आधार पे कुछ सर्किट्स बनाए गए हैं। और दोस्तों इसमें क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, ताकि वो इन सर्किट में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकें। दोस्तों जो दूसरे स्कीम्स हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनका भी इस स्कीम में इनको यूज किया जाएगा। अब दोस्तों ये टूरिस्ट सर्किट क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ रूट ऑन विच एटलीस्ट थ्री मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच आर नॉट इन द सेम टाउन, विलेज और सिटी। दोस्तों मतलब एक ऐसा रूट जहां पे कम से कम 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, उसको बोला जाएगा टूरिस्ट सर्किट। अब दोस्तों जो आखिरी स्कीम जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है प्रोजेक्ट मौसम। दोस्तों देखिए ऐसा लगता है कि ये ज्योग्राफी से संबंधित है, बट इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसकी मिनिस्ट्री है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, वो इसकी नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। और साथ में जो एएसआई है एंड नेशनल म्यूजियम है वो एसोसिएटेड बॉडीज होंगी। अब दोस्तों देखिए मौसम ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये चीज समझेंगे कि हाउ द नॉलेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ मॉनसून विंड्स हैज शेप्ड इंटरेक्शन अक्रॉस द इंडियन ओशियन। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन में मॉनसून काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो दोस्तों मॉनसून की वजह से ही जो हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी इकोनॉमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लोरिश करी है। दोस्तों इसी चीज को समझने के लिए प्रोजेक्ट मौसम को लाया गया है। दोस्तों टू रिकनेक्ट and re-establish communication between countries of the Indian Ocean world, which would lead to an enhanced understanding of cultural values and to understand national cultures in their regional maritime milieu। तो दोस्तों वही चीज है कि किस तरह से मॉनसून का यूज करके हमने कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज को फ्लोरिश किया है, उसी चीज को समझने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी यात्रा। ये कहाँ पे होती है, उड़ीसा में, काफी न्यूज में है। और अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप इसको मत कीजिए, तो इसीलिए ये काफी न्यूज में आई थी। ये दोस्तों ये इसको रथ फेस्टिवल भी बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ चैरियट, और ये पूरी उड़ीसा में होता है। और यहाँ पे जो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है वहां पे 3 जो उनकी डाइटीज हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा, इनके रथ को आप मंदिर से बाहर निकालते हैं और दूसरे एक जगह पे लेके जाते हैं। दोस्तों देखिए ये तीनों रथ हैं, ये काफी एक भव्य आयोजन होता है और इसमें बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड इस लेक्चर का पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका उस लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।